तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हैं मुखर्जी नगर के नेहरू विहार में और यहाँ पे एक सर हैं, वो काफ़ी दिनों से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो दो विभिन्न एग्ज़ामों में मेंस भी लिख चुके हैं, तो काफ़ी अनुभव है और बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट्स रहते हैं मुखर्जी नगर आने से पहले या यूपीएससी की प्रिपरेशन करने से पहले। आज हम उन सभी सवालों के जवाब जानेंगे सर से। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए कुछ हमारे दर्शकों को। मेरा नाम दौलत कुमार है। मैं बिहार राज्य के खगड़िया जिला का मूल निवासी हूँ। मैं आपके दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूँ कि इस यूपीएससी के सफ़र में हम नए नहीं हैं, या यूँ कह सकते हैं कि पुराने खिलाड़ी। मुझे एक बार यूपीएससी के मेंस लिखने का अनुभव और एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मेंस लिखने का अनुभव है। हालांकि फाइनलिस्ट तक यानी इंटरव्यू के लिए मुझे अभी तक कॉल नहीं आया है, लेकिन तैयारी जारी है, निश्चित रहें। सर, ये यूपीएससी का मेंस आपने किस वर्ष लिखा था? 2021 वाला मेंस लिया हूँ और उम्मीद करें कि इस बार तो रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन 2022 के लिए जो अभी दोबारा से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 2023 के लिए कोशिश करते हैं कि सफलता मिले और हम लोग इंटरव्यू तक कम से कम पहुँचें। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहुंचेंगे। अच्छा सर, आपने दो बार मेंस लिखा, एक बार जो है स्टेट पीसीएस का और साथ में एक बार यूपीएससी मेंस का। तो आपने अपनी चीज़ों को, अपने सिलेबस को किस तरीके से रेडी किया कि आप वहां तक पहुंच पाए? क्योंकि ये काफ़ी बड़े एग्ज़ाम से और बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करने आते हैं, तो आप किन किन तरीकों को अपना के यहाँ पे पहुंच पाए, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो यूपीएससी का फील्ड है या जो पीसीएस का फील्ड है, बेशक दोनों अलग अलग है, दोनों का सिलेबस अलग है, लेकिन दोनों से बच्चे प्रशासन ही बनते हैं और दोनों का मोटिव एक ही है कि हम अच्छे प्रशासन को चुनें। अब रही तैयारी हमने कैसे की, देखिए, मैं पूर्ण रूप से क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं जैसे चूँकि हिंदू धर्म में हूँ, तो जैसे हिंदू धर्म का एक गीता सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, सबसे शुद्ध ग्रंथ माना जाता है, उसी टाइप से विद्यार्थी जीवन के लिए उसका जो सिलेबस होता है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो, बेशक वो यूपीएससी का कर रहा हो या स्टेट पीसीएस का कर रहा हो या रेलवे एसएससी किसी का भी तैयारी कर रहा हो, उसका जो धर्म है, जो धार्मिक भावना उसकी है, वो उसका सिलेबस है। उसका धर्म ग्रंथ गीता, कुरान, बाइबिल नहीं है, उसका सिलेबस है। कोई भी छात्र हो, जिस दिन उसको सिलेबस पे कमांड हो जाएगा, मस्तिष्क में ऊर्जा के रूप में सिलेबस संचरित होने लगेगा, सिलेबस का हर एक एक बिंदु को वो तार्किक ढंग से समझ लेगा, याद कर लेगा और सिलेबस में दी गई चीज़ों को किसी सोर्स के माध्यम से पढ़ लेगा, अध्ययन कर लेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब उन्हें सफलता ना मिले, निश्चित रूप से मिलेगा। ओके, तो वो जो भी उनके सिलेबस है उसको वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बट वो सिलेबस पढ़ने के लिए वो किसी कोचिंग का सहारा लेंगे या किसी बुक्स का सहारा लेंगे? आपने क्या किया था, आप जरा बताएं। देखिए, हम सबों के पास सिर्फ सिलेबस रहता है। किसी के भी पास, या यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो या किसी भी चीज़ का, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आप को हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे कि आप फलना कोचिंग में पढ़ के आएँ, फलना किताब पढ़ के आएँ। ऐसा कहीं सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। सिलेबस दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि इस सिलेबस में दी गई सारी बिंदुओं को हम किसी कोचिंग के माध्यम से कवर कर लेंगे, तो आप बेशक कोचिंग कर सकते हैं। या आपको लगता है कि सिलेबस में दी गई चीज़ों को मैं किसी किताब से पढ़ करके कवर कर लूँगा, तो आप बेशक कोचिंग ना जा कर के आप किताब पढ़ सकते हैं। या और भी कोई माध्यम है जो
केवल आपके सिलेबस पे आपकी पकड़ बना देती है, तो आप ऐसे माध्यमों का इस्तेमाल करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकेंगे। हाँ, अब रही बात मेरी, चूँकि जब हमने यूपीएससी के बारे में सोचा तो मुझे पता नहीं था, उस समय हमने सिलेबस नहीं देखा था, जो सच बात है। सिलेबस को समझते समझते ही मेरा 2 साल चला गया, और बाद में सच्चाई पता चली कि बिना सिलेबस को देखे इस फील्ड में सफल नहीं हो सकते हैं। बेशक हमने कोचिंग भी ली है, और कोचिंग से जो कुछ भी सीखने को मिला और उस चीज़ को हमने यूपीएससी के तैयारी के दौरान उस ज्ञान का इस्तेमाल किया, जो मुझे कम से कम एक स्टेज, जो प्रीलिम्स, जो सबसे बड़ा चक्रव्यूह होता है, उस चक्रव्यूह को भेदने का मुझे अवसर मिला। बिल्कुल, काफ़ी मतलब आपने पहले सिलेबस को 2 साल समझ ही नहीं पाए, देन उस वजह से जो है एग्जाम्स आपके नहीं क्लियर हुए। जब आपने उसको समझा तो आप जो है मेंस लिखने का आपको अवसर प्राप्त हुआ। तो हम सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस को समझिए, सिलेबस में कौन कौन सी टॉपिक है उन टॉपिक्स को समझिए, उसके बाद में उसको अच्छे से अध्ययन कीजिए। सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है या नहीं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है एनसीईआरटी के बारे में। देखिए, मैं फिर से वही बात कहूँगा कि सिलेबस में ये आपको नहीं लिखा हुआ है कि वो जो आपसे जानना चाहता है कि वो आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे या किसी मार्केट के किसी अच्छे राइटर या किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में दिए गए बिंदु, दिए गए टॉपिक जिस भी किताब से कवर होता है, आप निसंदेह कर लें। फिर ये मायने नहीं रखता है कि वो आपने एनसीईआरटी से किया है या किसी अन्य सोर्स का इस्तेमाल किया है। जो भी सोर्स आपके सिलेबस को पूरा कर रहा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तो मार्केट में मतलब बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे नोट्स हैं, बट स्टैंडर्ड चीज़ें क्या है, उन्हीं को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। ये सही है कि स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड आपका सिलेबस है। मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि हाँ, एनसीईआरटी एक बेसिक बुक है। अगर आप नहीं कहते कि कुछ से हाँ भला, नहीं कुछ से हाँ भला, अगर आप कोचिंग ले लेंगे तो फिर एनसीईआरटी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं तो बेशक आप एनसीईआरटी बुक को उठा सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हमने क्या कहा, अगर आप कोचिंग करने में कंफर्ट हैं, कोचिंग में कैपेबल हैं, तो आप बेशक कम किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो शिक्षक होते हैं वो एनसीईआरटी पे आधारित चीज़ें ही पढ़ाते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। हम सकते हैं लगाए, पढ़ना जरूरी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। ओके। और एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे सर कि जो है ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें? देखिए, यूपीएससी में सफल होने के लिए तो यूँ कहा जाता है कि आपको पूरे सिलेबस, जो जीएस के 4 पेपर, एस्से, ऑप्शनल, या यूँ कहें कि इंटरव्यू के मार्क्स, सभी मायने रखते हैं। अब रही बात ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल आप किसी टीचर, किसी कोच, किसी बड़े भैया, छोटे भैया, भौजी, किसी मित्र के कहने पर ऑप्शन ना लें। आप ऐसे विषय को ही अपने मेंस पेपर के ऑप्शनल में चूज करें जिस पेपर में आप कुछ क्रिएटिव सोच सकते हैं। अगर आपको शिक्षक का सहारा नहीं भी मिला तो आप मतलब खुद से पढ़ करके उस विषय पर कुछ रच सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। अभी भ्रम ये फैला हुआ है कि साहित्य का सब्जेक्ट ले लो, ये ले लो, ये ले लो। देखिए, सफलताएं, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। मतलब ऐसा भी होता है ना कि कुछ सब्जेक्ट हैं जो काफ़ी स्कोरिंग हैं, तो लोग का इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी वो सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो वो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होता है? या आपने कुछ ऐसा अगर किया हो, आपके साथ कोई चीज़ें ऐसी घटी हो तो आप बताएं। देखिए, जहाँ तक अगर मैं सच बताऊँ, अगर यूपीएससी के सिलेबस में आप देखेंगे, यूपीएससी अपने सिलेबस में जितने भी विषय को मतलब मेंस ऑप्शनल के लिए दिया हुआ है, 37-38 विषय दिया हुआ है वहाँ पे, तो सारे के सारे स्कोरिंग है। हाँ, रही बात कि कोई मान लीजिए अभी 2021 का मेंस हुआ, कोई सब्जेक्ट इसमें स्कोरिंग हो जाएगा तो कोई वही विषय जा करके 22 में स्कोरिंग नहीं रहेगा, वही जा करके 23 में स्कोरिंग नहीं रहेगा, और वही
आगे जाकर के 24 में स्कोरिंग हो सकता है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है कौन सा नहीं है, आप कितना कंफर्ट है। अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप बेशक नंबर उठा ले जाएंगे। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो किसी टॉपर को, अगर मान लीजिए कोई टॉपर मान लीजिए हिंदी साहित्य रख लिया या हिस्ट्री रख लिया या ज्योग्राफी रख लिया, किसी टॉपर को मान लीजिए 300 नंबर आ गया, यह जरूरी नहीं है कि आपको भी आ जाएगा। नहीं, आजकल तो ऐसे होता ना, काफ़ी बच्चे की देखते हैं टॉपर्स का जो मेंस में सब्जेक्ट था वही ले लेते हैं। आपने मतलब क्या चूज किया है? वही न बोले, वही कहते हैं ना कि जब दूसरों को देख करके इस फील्ड में आएंगे तो सफलता नगण्य हो जाएगा। आपके अंदर से विश्वास होनी चाहिए कि एकदम आप पूर्ण रूप से आपका मानसिक पटल आपका ये क्लियर होना चाहिए कि हमको यही सब्जेक्ट पढ़ना है तो यही सब्जेक्ट पढ़ना है। चाहे आप एक बार और सफल हो, 2 बार और सफल हो, जब तक आप क्लियर नहीं रहेंगे तो आप टॉपर के कहने पर आप ले तो लेंगे, लेकिन 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जब आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो यही सफ़र आपके ऊपर भारीपन लगने लगेगा, तो आप जल्दी इस फील्ड से हताश और निराश हो जाएंगे। इसलिए किसी के कहने पर नहीं, आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हमको क्या लेना है और क्या पढ़ना है। कहने के लिए तो बहुत भरा पड़ा है। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या है? जी, मेरा संस्कृत लिटरेचर है। अब आप कहेंगे कि भाई इस आधुनिक समय में संस्कृत कौन पढ़ता है? जी नहीं, मेरा कि ये मेन जीएस के जो 4 पेपर है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि संस्कृत उसमें नहीं है। आजकल देखा गया ना कि जो जीएस के 4 पेपर होते हैं उससे मिलता जुलता हुआ सब्जेक्ट लोग ऑप्शनल लेते हैं, तो आपने संस्कृत ही क्यों चुना? देखिए, इसके पीछे भी यह वजह है कि संस्कृत में एक तो हमारी इंटरेस्ट थी कि संस्कृत की चीज़ों को हम आज से नहीं, मतलब लगभग जो 10वीं कक्षा का स्तर से ही वहीं से हमको संस्कृत की तरफ मेरा झुकाव आ गया था, और संस्कृत की चीज़ों को हम बड़ी बारीकी से, मतलब कॉन्सेप्ट को मैं समझ रहा था। एक तो ये वजह थी कि मेरा इंटरेस्ट था, और ये भी कह सकते हैं कि दूसरा वजह ये भी था कि संस्कृत रख कर, आज के समय में संस्कृत रखना भी अपने आप में एक अजूबा सा लगता है। आप जब मार्केट में चलेंगे, किसी को पूछेंगे, कोई बताएगा कि आपका क्या है, कहिएगा संस्कृत, तो आपको इस नज़र से देखेंगे कि लगता है कि आपने कोई गुनाह कर दिया है। भाई, संस्कृत है जिस पे भारत की पूरी संस्कृति और सभ्यता टिकी हुई है। यह युग है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कही जाती है, भला उसको कैसे नहीं कोई पढ़ सकता है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा, मतलब आपने कुछ अलग लिया है। ठीक है, देन एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, मटेरियल्स तो बहुत सारे होते हैं और हम बुक्स भी ले लेते हैं, लेकिन क्या बुक्स के हर एक शब्द को पढ़ना जरूरी है या उसमें भी कुछ पढ़ना है कुछ नहीं पढ़ना है? देखिए, यह आप किसी किताब को उल्टा करके आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उसमें से आपके लिए क्रीम क्या है। क्रीम को, मतलब किसी भी चीज़ से क्रीम तक पहुंचने का एक प्रोसेस होता है। कोई बोले ना, हम तो पहले ही बताए कि आप सिलेबस आपके सामने है, सिलेबस ही आपका सब कुछ है। सिलेबस को उल्टाएं और किताब लीजिए और उसमें यह देखिए कि जो किताब में अगर इतिहास से, सिलेबस में अगर इतिहास से कोई चीज़, कोई टॉपिक दिया हुआ है तो क्या इस किताब में उस टॉपिक से संबंधित चीज़ें हैं। अगर हैं तो आप बेशक उस किताब को पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप बेशक छोड़ सकते हैं। आपने कहा कि किताब की सब चीज़ महत्वपूर्ण नहीं होती, ये बेशक सत्य है कि किताब की हर चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन ये आप कैसे जानेंगे कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? इसके लिए आपको बार बार किताब पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जब आप किसी नए शहर में जाते हैं तो उस शहर के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं रहता है। रहता है? बिल्कुल नहीं रहता। नहीं रहता है। लेकिन जब आप उसी शहर में बार बार जाएं तो आपको पता चल जाता है कि मतलब उस शहर का नाम लेते ही आपके मस्तिष्क में चलने लगता, अच्छा उस शहर में हमने वो देखा, उस शहर में हमने वो देखा, उस शहर में हमने वो देखा। वही बात है यहाँ भी कि अगर आप जो किताब पढ़ रहे हैं, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, बेशक चौथा, 5वां, 6ठा बार आते आते आपके दिमाग में किताब की पृष्ठ तक याद रहेगा, अच्छा पृष्ठ नंबर 6 पे क्या लिखा है, पृष्ठ नंबर 7 पे क्या लिखा हुआ है। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा कि बार बार अपने आँख रूपी सड़क पे ज्ञान रूपी चीज़ों को दोहराना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सही बताया। अच्छा, नए स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना, आजकल ऑनलाइन पढ़ना भी प्रेफर कर रहे हैं और देन ऑफलाइन कोचिंग्स के लिए तो उनको दिल्ली
जैसे महंगे शहरों में आना पड़ेगा, बट कुछ लोगों का बजट नहीं होता या किसी कारणवश वो दिल्ली में आके स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो क्या ऑनलाइन शिक्षा उनके लिए उतना कारगर है या नहीं? आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं फिर से आपका ध्यान उस बिंदु पे फोकस करवाना चाहूँगा, उस बिंदु की ओर आपको ले जाना चाहूँगा कि बेशक हमने ऑफलाइन से तैयारी किया है, लेकिन हम ऑनलाइन को भी नकार नहीं सकते, क्योंकि डिजिटल के इस युग में हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कोई बच्चे केवल ऑफलाइन ही आकर के पढ़ें। अगर ऑनलाइन ही हमें सब कुछ मिल रहा है तो बेशक बच्चे ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर मैं आपका ध्यान उधर ले जाऊंगा कि यूपीएससी अपने सिलेबस में ये नहीं कहा है कि आप ऑफलाइन पढ़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हम देंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे तो नहीं देंगे। आपके पास सिलेबस है, अपनी सिलेबस को पूरा करने के लिए आप ऑनलाइन का सहारा लें, ऑफलाइन का सहारा लें। दिल्ली आएँ, पटना रहें, इलाहाबाद रहें, कानपुर रहें, या जिस भी राज्य में हैं, राजस्थान रहें, चाहे जहाँ भी हैं, जहाँ से आपका सिलेबस पूरा हो रहा है, आप बेशक उस सोर्स का, उस शहर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा बताया आपने। अच्छा, एक चीज़ और हमारे माइंड में रहता है कि बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, कि पहले हम प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें, बट ये तीनों तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर प्री करेंगे तो फिर मेंस में बैठेंगे, मेंस में अच्छा होगा देन इंटरव्यूज के लिए आप जाएंगे। बट काफ़ी बच्चे प्री की तैयारी करते हैं बट उनका मेंस क्लियर नहीं होता है, तो वो तैयारी कहाँ से करें, ये आप बताएं। देखिए, जो बच्चे नए हैं उसको तो ये नहीं पता है कि वो प्रीलिम्स का करेंगे कि मेंस का करेंगे, इंटरव्यू का करेंगे। तीनों का बेशक प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू तीनों का सिलेबस निर्धारित किया हुआ है, लेकिन जब आप सिलेबस को बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेंस का सिलेबस है, मेंस के सिलेबस में प्रीलिम्स का सिलेबस इंक्लूड है। जो नए बच्चे हैं उसके पास दो रास्ते हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने हाथ में रखें, जो यूपीएससी का वर्तमान सिलेबस है उसको रखें और वो देखें कि वो कंफर्ट कहाँ है। अगर वो मेंस की चीज़ों को लिखने में कंफर्ट नहीं है तो वो पढ़ें, मेंस पे आए, फिर प्रीलिम्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी देखें और सॉल्व करना शुरू करें। जब उसको लगे कि हाँ मुझे प्रीलिम्स के स्तर पे समस्या हो रही है तो वो फैक्ट के साथ खेलें, जब उसको लिखने के स्तर पे समस्या आ रही है तो वो मेंस के साथ खेलें। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं उसको यही गाइड करूँगा कि वो मेंस की तैयारी करें और साथ साथ प्रीलिम्स को नज़रअंदाज ना करें। तो नज़रअंदाज ना करें तो उसके लिए उन्हें करना क्या होगा? जी बेशक, कि जैसे आप मेंस की तरफ बढ़ते जाते हैं तो आप ये देखें कि प्रीलिम्स का कौन कौन सा सिलेबस आपको मेंस में मिलता जुलता लगता है। तो मेंस के उस सिलेबस को जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर ही उसको पढ़ें। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, जैसे कि मई जून के मध्य प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से कम 90 दिन 100 दिन पहले आप मेंस को छोड़ सकते हैं और पूर्ण तरीके से प्रीलिम्स पे फोकस करके जो तथ्यात्मक चीज़ वहाँ पूछी जाती है आप उस चीज़ को कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करते हैं सर, बताएंगे आप? देखिए, मैं अपने टाइम्स को कैसे मैनेज करता हूँ, ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। देखिए, वो कहते हैं ना कि समय का मारे मार है, समय का हारे हार। जिंदगी में देखिए, प्रकृति ने हम सबों को 24 घंटे का समय दिया है। आपके पास भी है, हमारे पास भी है। और यूपीएससी में जितने भी अभ्यर्थी हैं या किसी भी फील्ड में, या यूँ कहें कि ब्रह्मांड में जितने भी व्यक्ति हैं, सबके पास 24 घंटे का ही समय है। अब निर्भर करता है कि वो उस 24 घंटे का उपभोग कैसे करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं। जिंदगी उपभोक्ता और उपयोगिता के नियम से चलती है और उसी प्रकार से विद्यार्थी का जीवन भी उपयोगिता और उपभोक्ता के नियमों से चलती है। हम नियमों से परे नहीं हैं कि जो नियम आपके ऊपर लागू होता है शायद वही नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। आपने हमारे टाइम मैनेजमेंट के बारे में कहा। देखिए, मेरा जो
गोल वो क्लियर है कि यूपीएससी के लिए मेरा गोल यह भी क्लियर है कि मुझे पढ़ना क्या है, और उस क्या पढ़ना में ये भी क्लियर है कि कौन सी किताब पढ़ना है, और उस कौन सी किताब में यह भी क्लियर है कि मुझे कब पढ़ना है और क्या पढ़ना है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे अभी दिसंबर जा रहा है, तो मुझे पहले पता था कि इस दिसंबर में मुझे करना क्या है, और आगे जनवरी आने वाला है, तो अभी से पहले से प्री प्लान है कि पूरे जनवरी में क्या करना है। एक महीने का आप बना लीजिए कि पूरे एक महीने में क्या करना है, तो एक महीने में करने के लिए तो बहुत कुछ होती है। तो फिर उस एक महीने को आप सप्ताह में डिवाइड कर दीजिए, जैसे मैं करता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे करते हैं, कि उन चीज़ों को आप सप्ताह में डिवाइड कर लीजिए। जब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कि जनवरी के पहले सप्ताह में आपको क्या करना है, तो फिर आप ये डिसाइड कर लीजिए उस पहले सप्ताह के पहले दिन, यानी जो सोमवार या सबका सब दिन से शुरू हो सकता है, कि सोमवार या मंगलवार को आपको क्या करना है। जब आपको ये पता रहती है ना कि हमको सोमवार को क्या करना है, मंगलवार को क्या करना है, बुधवार को क्या करना है, तो ये आपको भटकने नहीं देगा और आप अपने समय का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और जिस दिन समय का कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र जिस दिन समय का इस्तेमाल करना सीख जाएगा, उस दिन सफलता उससे दूर नहीं जाएगी। बिल्कुल, समय को बर्बाद नहीं करना है और लगे रहना है। अच्छा, एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे सर आपसे कि मुखर्जी नगर में आते हैं बच्चे, तो उन्हें तो ये पता होता कि पढ़ना है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शंस नहीं हो पाते हैं, वो हताश होते हैं, निराश होते हैं। तो आप कुछ ऐसी बातें बताइए जो उनको नहीं करना है। देखिए, जो बच्चे यूपीएससी का फील्ड चूज कर ही लिए, तो वो मान के चलिए वो असफल नहीं है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यूपीएससी की तैयारी केवल एक एग्जाम पास करना नहीं होता, ये आपको जिंदगी में पास करना सिखा देता है। कि जिंदगी से बड़ा भी कोई एग्जाम होता है क्या? आप ही बताइए। जिंदगी हर एक क्षण 24 घंटे जो हम लोग के साथ चलता है, ये 24 घंटे में प्रत्येक एक पल, एक क्षण जिंदगी परीक्षा लेती है। कभी आपका मन करेगा हम ये करें, फिर आपका टारगेट रहेगा नहीं हमको ये पहले पूरा करना है। वो भी एक प्रकार से एग्जाम ही है, वो भी एक प्रकार से परीक्षा ही है। इसलिए निस्संदेह यूपीएससी के फील्ड में जब आप कदम रख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अगर बहुत मेहनत करेंगे और सिलेबस के अनुकूल मेहनत करेंगे, तो बेशक यह हो सकता है कि आपको सफलता मिलने में थोड़ी समय लग सकती है, या पूरी तैयारी करने के बावजूद भी जो जितना आपके पास अटेम्प्ट है, यह भी हो सकता है कि आप पूरा अटेम्प्ट दे दें और आप मतलब सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम ना हो, लेकिन आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे। यूपीएससी की तैयारी जिंदगी की तैयारी है, ना कि किसी एग्जाम की तैयारी है। इसलिए विश्वास रखें, वो बच्चे जिसका नहीं हो रहा है वो असफल नहीं है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके सिलेक्शंस नहीं हो पाते हैं, तो कुछ लोग तो अपने आप को दोष देते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं आयोग ने गड़बड़ कर दिया। तो इसमें से मतलब आप किसको सही या किसको गलत पा रहे हैं? कुछ बताएं, आप अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक अगर ईमानदारी से कहूँ तो जहाँ मुझे लगता है कि अगर हम अपने 24 घंटे की दिनचर्या को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और तब सफलता नहीं मिलती है, तो आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। अगर अंतिम रूप से चयन नहीं हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमियां है। आखिर जो बच्चे सिलेक्शन आखिर ले तो रहे हैं, इसी भीड़ से बच्चे का सिलेक्शन जिसका हो रहा है उसके लिए वही आयोग अच्छा कैसे कर सकता है, और जिसका नहीं हो रहा उसके लिए वही आयोग गलत कैसे कर सकता है। इसलिए आयोग की, हमको जहाँ तक लगता है कि आयोग की गलती नहीं है, हमारे अंदर की कुछ कमियां जरूर रहती है। बेशक हमको इस तैयारी के दौरान नहीं पता रहता है कि हाँ हमारे अंदर कमियां क्या है। पढ़ते पढ़ते ऐसा भी लगता होगा यार हमने सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। लेकिन बिना कारण का कुछ नहीं होता है बंधु। हाँ बिल्कुल, एक चीज कभी कभी ये आता ना कि जैसे कहते हैं कि यूपीएससी का पता नहीं वो क्या पूछ ले, कभी ऐसा भी हुआ क्या सिलेबस से कोई चीज बाहर आ गई, इसलिए यूपीएससी के कुछ और नाम भी लोग रखे हैं? देखिए, सिलेबस से बाहर तो नहीं पूछा जाता है, ये तब आपको लगता होगा ईमानदारी से जो यूपीएससी के रियल कैंडिडेट है, जो वास्तव में तैयारी किया है ना, या जो सफल भी हैं, अगर ईमानदारी से कोई बताए ना तो यूपीएससी अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाती है। नहीं, कुछ दूसरा फुल फॉर्म भी लोग बोलते हैं। कहने के लिए तो इतने विद्वान सब भाई लोग बैठे हुए हैं, कहने के लिए तो ठीक है
कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन वो है कि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है ना, क्योंकि हम सबों को तो सबसे पहले बोले ना कि बच्चों को तो सिलेबस के बारे में ही नहीं पता है। बताइए, अगर हमको ये नहीं पता है कि हमारा सिलेबस इतना है, ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो अगर यहाँ से कुछ चीज़ जो उठा करके यूपीएससी पूछती है, ठीक है, और जब आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आपको तो लगेगा ही ना कि ये सिलेबस से बाहर की चीज़ है। और जिसको पता है कि ताजमहल आगरा में है, ठीक है, जिस बच्चे को नहीं पता है उसको कैसे पता चलेगा कि ताजमहल आगरा में है? अगर पूछ दिया, अगर आपको पता है कि ताजमहल आगरा में आप पढ़े हैं तो आप तो कह देंगे कि हाँ भाई ताजमहल आगरा में है। और जो नहीं पढ़ा रहेगा वो, उसके लिए तो कहेगा ताजमहल नई दिल्ली में, ताजमहल मुंबई में। उसको लगेगा ना कि यार ये कहाँ है ताजमहल। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि पहले आप सिलेबस को जान लें, समझ लें और उसके हर बिंदुओं को समझ लें और उसके अकॉर्डिंग आप जो है बुक्स का चयन करें। और कोई भी बुक्स हो वहाँ से आप बस सिलेबस में जो भी बिंदु दिए हुए हैं उनका अध्ययन कर लें। अच्छा, लास्ट में हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया बच्चे बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो उस पर आपका अनुभव कैसा, या फिर आप उसको कैसे यूज करते हैं? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि 24 घंटा आपके पास है। इस 24 घंटा का उपभोग समझते हैं ना कि कुछ भी चीज़ है तो आप उससे क्या हासिल करते हैं। सोशल मीडिया खराब चीज़ नहीं है। खराब चीज़ क्या है? हमारी आदत। सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करना है तो बेशक उस पर तो गूगल पे यूपीएससी का सिलेबस भी है और गूगल पे लैला मजनू की कहानी भी है, गूगल पे हीर रांझा की कहानी भी है, गूगल पे आपके सिलेबस का किताब भी है। अगर आपका गोल फिक्स है, आप टारगेट कर लिए हैं कि हमको जहाँ कुछ भी मिलेगा हम अपने 24 घंटे का उपभोग अपने सिलेबस के अनुरूप ही करेंगे, तो फिर सोशल मीडिया आपके लिए एक हथियार बन जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल इंडिया में एक ऐप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, सूक्ष्मास एजुकेशन सोशल मीडिया, जहाँ पे बच्चे ही कनेक्टेड होते हैं जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे अपने क्वेश्चन शेयर करते हैं, नोट्स शेयर करते हैं। अगर ऐसी चीज़ें लोग यूज करेंगे तो क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? जी बिल्कुल, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि मैं भी सूक्ष्मास का एक उपयोगी करता रहा हूँ और मैं उस अनुभव को आपके सामने साझा करूँगा। बहुत बढ़िया ऐप है, कोई भी बच्चे उस साइट का उपयोग कर सकता है और अपनी तैयारी को वहाँ धार दे सकता है, क्योंकि वहाँ पे वही बच्चे हैं जो वास्तव में सीरियस हैं। चाहे वो यूपीएससी का बच्चा आपको वहाँ मिल जाएगा और बहुत अनुभवी व्यक्ति है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वहाँ ऐसे ऐसे विद्वानों से मुझे मिलने का मौका मिला है, जिसके ज्ञान का मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ कुछ जाने के बाद कुछ नया ही सीखने को मिलता है। इसलिए 3 इडियट मूवी याद है ना, कि जहाँ पे आमिर खान कहते हैं ज्ञान जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए, और इस माध्यम से सूक्ष्मास एक बहुत बढ़िया ऐप है, साइट है। बिल्कुल। तो अभी दौलत सर से हमें बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेकर आए हैं, तो इसके लिए सर आपका आभार। धन्यवाद कि आपने अपने 24 घंटे के उस कीमती समय से कुछ समय निकाल करके अपने दर्शकों के प्रति दिया है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि जब आप अपने दर्शकों के प्रति उस प्रश्न को लेकर के आप मार्केट में ढूंढ लेते हैं ना कि नगीने को कहाँ से ढूंढना है, जब आप लोग इतने सीरियस हो सकते हैं तो सौभाग्यशाली होंगे वो बच्चे भी जो आपकी वीडियो को देखेंगे और उनसे जो भी कुछ भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी उनसे ग्रहण कर लेंगे और अपने जीवन को धार देने में महती भूमिका अदा करेंगे। बिल्कुल। अभी सर से हमारी बातचीत हुई, इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट्स है यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम फिर एक बार वीडियोज करेंगे। और अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी है तो वीडियोज को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।